तरह के जीनियाती अज्जा के कॉम्बिनेशन की वजह से होगा, यानी अलील के इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में हो सकता है। पस्ता खद स्मॉल टी इस कॉम्बिनेशन के नतीजे में पस्ता खद पौधे का जाहिर होगा। शक्ली नू जाहिर होती है लेकिन जीनी नू छुपा हुआ होता है, ये जाहिर नहीं होता, इसको जस्ट हमको रिप्रेजेंट करना होता है। तो मेंडल ने इस रिप्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का सहारा लिया है। जो डोमिनेंट खसूसियत है, गालिब खसूसियत है, तो अंग्रेज़ी के बड़े हुर्फ तहजी कैपिटल लेटर्स का सहारा लिया। जो मगलूब खसूसियत है उसके लिए अंग्रेज़ी के छोटे हुर्फ तहजी का उसने सहारा लिया है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस तरह के जीनियाती अज्जा को उस सिफत के लिए जीनी नू कहा जाता है। होमोजाइगस का मतलब क्या है? अगर किसी एक सिफत के लिए अलील की एक जैसी जोड़ी जिम्मेदार हो, तब इसका मतलब उस सिफत के लिए वो पौधा या वो जानदार हमजुगती यानी कि खालिस होता है। ऐसे खालिस जानदार की यानी डिप्लॉयड जानदार जब अपने गैमेट्स तैयार करते हैं तो तमाम गैमेट्स एक जैसे तैयार होते हैं। देखिए, होमोजाइगस कंडीशन तो सारे गैमेट्स एक जैसे तैयार होते हैं। हेटेरोजाइगस गैर हमजुगती किसको बोल रहे हैं? किसी एक सिफत के लिए अगर अलील के दो मुख्तलिफ अलील की जोड़ी अगर किसी एक सिफत के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है, यहाँ अलील की जोड़ी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी ये खालिस नहीं है बल्कि ये मखलूत है। लेकिन ये अलील की इस तरह का पेड़ आपस में अगर मिल जाए तब पौधे का क़द बज़ाहिर दराज ख़त तैयार होता है। तो इस तरह से एक सिफत के लिए इजहार के लिए अगर अलील की दो गैर यकसां अलील की जोड़ी जिम्मेदार हो, तब ऐसे जानदार गैर हमजुगती कहलाते हैं। और गैर हमजुगती जानदार जब अपने ज़वाजे तैयार करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़वाजे यहाँ पर तैयार होते हैं। खालिस सिलसिला, खालिस नस्ल के बारे में हमने पढ़ा है। खालिस नस्ल, खालिस सिलसिला किसको बोलेंगे? एक फ़र्द या आबादी में मौजूद अफराद का गिरोह जो एक सिफत या एक से ज़ायद सिफत के लिए सिर्फ हमजुगती होते हों, यानी अलील की एक जैसे ही पेड़ के रखते हों किसी सिफत को जाहिर करने के लिए, तो ये खालिस सिलसिला कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? खालिस सिलसिला कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड, एक मखलूत का मतलब क्या? देखो, हाइब्रिड तो हासिल हो रहा है, मखलूत तो हासिल हो रहा है, लेकिन ये मखलूत किसी एक सिफत को मद्देनज़र रखते हुए खालिस मोर्रिस के दरमियान इख्तिलात से तैयार होता है, तब इसको एक मखलूती कहेंगे। दो खालिस मोर्रिस होमोजाइगस पेरेंट्स के दरमियान इख्तिलात किया जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सिफत को मद्देनज़र रखते हुए इख्तिलात किया जाता है, तब इसको हम मोनो हाइब्रिड कहेंगे। हासिल होने वाली नस्ल एक ही सिफत के लिए हाइब्रिड होती है, इसीलिए ये मोनो हाइब्रिड कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा है आज, F1 जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल किसको बोलेंगे? दो खालिस मोर्रिस पौधे जो मुतज़ाद सिफात रखते हों, एक टाल है एक ड्वार्फ है, लेकिन दोनों भी खालिस होमोजाइगस मुतज़ाद सिफात वाले हों, लेकिन जब इनके दरमियान इख्तिलात किया जाता है तो मखलूत जो हासिल होता है, ये सारे पौधे, ये एक पौधा हासिल नहीं होगा बल्कि कई पौधे हासिल होंगे, लेकिन सारे पौधे किस शक्ल में होंगे? मखलूत शक्ल में हासिल होंगे। तो इस तरह से सारी नस्ल जो खालिस मोर्रिस के दरमियान इख्तिलात के नतीजे में तैयार होती है, F1 जनरेशन को ज़ाहिर करती है, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली फर्जंदाना नस्ल को ज़ाहिर करती है। दूसरी फर्जंदाना नस्ल किसको बोलेंगे? F1 जनरेशन की खुदजेरगी के नतीजे में दूसरी तैयार होने वाली नस्ल F2 जनरेशन कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन की खुदजेरगी सेल्फिंग के नतीजे में तैयार होने वाली दूसरी नस्ल F2 जनरेशन या दूसरी फर्जंदाना नस्ल कहलाती है। नेक्स्ट, पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। देखिए,
स्क्वायर चेकर बोर्ड दरअसल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ हमको किस किस्म के जीनोटाइप्स, पॉसिबल जीनोटाइप्स के कॉम्बिनेशंस तैयार हो सकते हैं, उस खुसूसियत को ज़ाहिर करने के लिए, उस कैरेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए पनेट नामी साइंटिस्ट ने एक मेथड को तैयार किया है। ये मेथड F2 जनरेशन को वाज़े करता है। F2 जनरेशन में कितने किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कितने किस्म के पौधे तैयार हो सकते हैं, ये जस्ट इन पॉसिबिलिटीज़ को बताने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी तरतीबी खाका या तरतीबी जदवल पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड कहलाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ हमको पॉसिबल फिनोटाइप और जीनोटाइप का अंदाज़ा मिलता है। नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ा है होमोलॉगस क्रोमोसोम, हम तरकीब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का एक ऐसा पेयर जो शक्लियाती तौर पर, फेलियाती तौर पर यानी कि जीनियाती तौर पर और साख्ती तौर पर मुशाबा होते हों, हम तरकीब एक दूसरे के हम तरकीब कहलाते हैं। मियोसिस खलवी तकसीम यानी ज़वाजे बनने के लिए जो तकफीफी तकसीम होती है, इस तकफीफी तकसीम का एक स्टेप होता है सिनेप्सिस। इस सिनेप्सिस के अमल को ये होमोलॉग्स ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट बैकक्रॉस। बैकक्रॉस किसको बोलेंगे? F1 जनरेशन में जो हासिल होने वाला हाइब्रिड है, अगर इस हाइब्रिड की फिर से क्रॉसिंग किसी एक मॉरिस पौधे से, ये मॉरिस पौधा या तो खालिस गालिब सिफत रखेगा या फिर खालिस मगलूब सिफत रखेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ अगर क्रॉसिंग की जाती है तो इस किस्म का क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। ये बेहतर से बेहतर खुसूसियात पौधों में मुंतकिल हों, उस मकसद के तहत किया जाता है। टेस्ट क्रॉस ये जांच इख्तिलात है। यहाँ पर जांच की जाती है कि F1 जनरेशन के हासिल होने वाला हाइब्रिड जो है, इस हाइब्रिड का जीनोटाइप किस किस्म का है। F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो या F3 जनरेशन हो, टेस्ट क्रॉस के नतीजे में इन हाइब्रिड्स के जीनोटाइप की शनाख्त की जाती है और इस शनाख्त के लिए जब इन हाइब्रिड का खालिस मगलूब मोरिस के साथ इख्तिलात कराया जाए, खालिस मगलूब यहाँ डोमिनेंट नहीं बल्कि मगलूब मोरिस के साथ अगर इख्तिलात किया जाए, तब इस किस्म को हम जांच इख्तिलात कहते हैं। नेक्स्ट फिनोटाइपिक रेशो। F2 जनरेशन, F3 जनरेशन या आगे की तमाम जनरेशन में पैदा होने वाली जितनी भी नस्ल है, इन नस्ल के बैरूनी इजहार के तनासुब को फिनोटाइपिक रेशो कहा जाता है। नेक्स्ट जीनोटाइपिक रेशो, लास्ट टर्म जीनोटाइपिक रेशो। F2 जनरेशन या F3 जनरेशन में या आगे की जितनी भी जनरेशन है, इनकी पैदा होने वाली नस्ल का जीनियाती अज्जा का तनासुब जीनोटाइपिक रेशो को ज़ाहिर करता है। जो मैंने आपको अभी समझाया है कि किस तरह से अगर एक कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम F2 जनरेशन देखते हैं तो फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशो 1:2, 2:1 यहाँ पर हासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी यहाँ तक ख़त्म हो गई। नेक्स्ट पीरियड में हम मेंडल के ज़रिए ज़ाहिर करदा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पीरियड में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।